Good morning, dear student. Welcome in my new video. Today we talk about third chapter, human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम फर्स्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम उसको हम समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कौन कौन से सब पार्ट से मिलकर के बना होता है, उन सब पार्ट की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है और उन सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं। तो इस आज की क्लास के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। तो चलो स्टूडेंट, बिना देरी के हम शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम बात करते हैं ह्यूमन की, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है। तो ह्यूमन में अगर रिप्रोडक्शन होगा तो ह्यूमन के फीचर्स हमें पता होने चाहिए कि ह्यूमन कैसा है। देखिए, ह्यूमन जो है वो एक तो यहाँ पर वीवी पेरस होता है। वीवी पेरस ह्यूमन कैसा होता है? वीवी पेरस होता है। वीवी पेरस का मीन क्या है? वीवी पेरस का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल ह्यूमन के वॉम में या यूटेरस में फीटस का डेवलपमेंट होता है। फीटस का डेवलपमेंट होने के बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद में, सर्टेन टाइम के बाद में यहाँ पर एक बेबी का बर्थ होता है। बेबी का बर्थ होता है। तो वे ऑर्गेनिज्म जो किसी ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, अपने समान ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे, उनको हम बोलेंगे वीवी पेरस। तो वीवी पेरस में ये सब प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन होगा और फीमेल यूटेरस के अंदर फीटस का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर सर्टेन टाइम गेस्टेशन जो पीरियड है, उस गेस्टेशन पीरियड के बाद में एक बेबी का बर्थ होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो वीवी पेरस होता है। दूसरा करेक्टर क्या है? सेकंड करेक्टर ये है कि ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ह्यूमंस आर सो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मींस ह्यूमंस आर सेक्सुअली डिफरेंट। एक होता है मेल एंड दूसरा होता है फीमेल। मेल एंड फीमेल ह्यूमंस आर सेक्सुअली डिफरेंट। उनमें सेक्सुअली जो कैरेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या होते हैं? डिफरेंस होता है। लेडीज यानी मेल का अलग होता है और फीमेल के सेकेंडरी ट्रेट्स जो है, सेकेंडरी कैरेक्टर, वो अलग होते हैं। जैसे हम बात करें मेल की, तो मेल की वॉइस कैसी हो जाती है? हैवी हो जाती है। मसल्स जो है वो स्ट्रोंग हो जाती है और जो दाढ़ी मूंछ जो है वो उनका फॉर्मेशन हो जाता है और जो बॉडी है शरीर पर, उस पर अनयूजफुल हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन फीमेल के अंदर क्या है? फीमेल में इसके अगेंस्ट कैरेक्टर डेवलप होते हैं। वॉइस क्या हो जाती है? थीन होती है, शार्प हो जाती है और जो बॉडी है उस बॉडी की सब क्यूटिनस लेयर में फैट का डिपोजिशन हो जाता है और जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, ये सब जो अनफ्यूजफुल जो हेयर्स हैं वो बॉडी पर कम बनते हैं। तो ये सभी करेक्टर कैसे होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं। तो इन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के बेस पर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। अब इस ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसका फॉर्मेशन कितने पार्ट से होता है, वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 4 पार्ट से मिलकर बनता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट बाय 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज टेस्टिस,
सेकेंड इज डक्ट, accessory duct, accessory ducts. Third, sexual glands, and fourth, penis. इन फोर पार्ट से मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम इन सभी सब पार्ट्स को वन बाय वन हम समझेंगे। टेस्टिस, असेसी डक्ट, सेक्सुअल ग्लैंड, पेनिस, ये सब हमें एक एक करके समझना है। उससे पहले जो हमारे सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम बना हुआ है, इस मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम में ये सब पार्ट्स हम समझते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। देखिए, हम ऊपर से चलते हैं नीचे। देखिए, ये सबसे ऊपर की तरफ एक ट्यूबुलर कनेक्शन होता है, इसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर जो है वो कहाँ से निकलता है? किडनी से निकलता है। किडनी से जो यूरिन बनता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, उस यूरिन को कौन लेकर के आता है? यूरेटर लेके आता है। अब यूरेटर कहाँ पर यूरिन को कलेक्ट करेगा? वो यूरिनरी जो ब्लैडर है, उस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या कर देगा? कलेक्ट कर देगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट जो टेस्टिस की हम बात करें, टेस्टिस और पेनिस, जो एक मस्कुलर पार्ट होता है और इरेक्टाइल पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पेनिस। पेनिस पर जो टॉप पार्ट होता है पेनिस का, जो मस्कुलर रेड कलर का होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस पर एक स्किन का कवरिंग पाया जाता है और उस स्किन कवरिंग को बोलते हैं फोर स्किन। पेनिस से एक ग्लांस पेनिस पर एक पोर होता है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा पोर या यूरिनरी पोर, जहां से यूरिन का मिक्चुरेशन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो स्पर्म होते हैं उस स्पर्म का इजेकुलेशन होता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो ये यूरिथ्रोपोर है। यूरिथ्रोपोर से एक ट्यूब निकलती है और वो ट्यूब कहाँ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में जाती है और दूसरा सेमिनल वेसाइकल में जाती है। तो इस ट्यूब को हम बोलते हैं यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा जो है, उस यूरिथ्रा से स्पर्म और यूरिन का एक्सक्रीशन होगा, मिक्चुरेशन होगा। इस यूरिथ्रा के दोनों तरफ सबसे पहले दो ग्लैंड पाई जाती हैं। जो सबसे पहली ग्लैंड होती है, छोटे पी लाइक स्ट्रक्चर होती है, मटर के दाने के समान पी सीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं ब्लबो यूरिथ्रल। ब्लबो यूरिथ्रल जो है वो एक म्यूकस का सिक्रेशन करेगा जो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और जो सेक्सुअल मैकेनिज्म है, मैचिंग प्रोसेस है, उस मैचिंग प्रोसेस को इजी एंड लुब्रिकेंट बनाता है। तो ये ब्लबो यूरिथ्रल ग्लैंड है। नेक्स्ट ग्लैंड जो होती है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करती है? म्यूकस को सिक्रेट करती है और ये दोनों ग्लैंड मिल करके जो स्पर्म के साथ सीमेन होता है, उस सीमेन की फॉर्मेशन के अंदर इन दोनों ग्लैंड का योगदान होता है। ये दोनों ग्लैंड्स क्या करेंगी? जो सीमेन होता है उस सीमेन का फॉर्मेशन करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जैसे ही ट्यूब जो है यूरिथ्रा की, एक तो यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है और दूसरी कहाँ चली जाती है? इस सेमिनल वेसाइकल में चली जाती है। इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पर फ्यूज होती है? एक तो सेमिनल वेसाइकल से फ्यूज हो जाती है और दूसरा जो इस स्पर्म से आती है वासा डिफरेंस, उस वासा डिफरेंस जो है वो सेमिनल वेसाइकल और इजैकुलेटरी डक्ट के बीच में जाकर के जुड़ती है। ठीक है, जैसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन हमें पता है कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। टेस्टिस के ऊपर ये होता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस होता है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इस स्पर्म को वासा डिफरेंस जो है वो लेकर के आती है और कहाँ डाल देती है? इस सेमिनल वेसाइकल में डाल देती है। सेमिनल वेसाइकल अंदर क्या होगा? जो स्पर्म बनेंगे उस स्पर्म का स्टोरेज होगा। यहाँ पर स्पर्म को स्टोर कर लिया जाएगा और जैसे ही ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस करता है, तो उस समय जैसे ही इजैकुलेट होता है, ये एक्साइट होता है पेनिस, तो यहाँ से सेमिनल वेसाइकल से स्पर्म जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर सिक्रेट कर दिए जाते हैं
और इजेकुलेटरी डक्ट से यह इस यूरिथ्रा के द्वारा ग्लांस पेनिस से बाहर वेजाइना या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये सभी जो पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं यहाँ पर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन सभी सिस्टम को हम वन बाय वन देखेंगे। जो टेस्टिस है उस टेस्टिस की क्या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी मींस इसका एनाटॉमी कैसा होता है, और एनाटॉमी के अंदर इसकी जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये सब फीचर्स जो है हम टेस्टिस के अंदर शुरू करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस टेस्टिस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है। देखिए टेस्टिस जो है वो कैसा होता है, ओवल शेप्ड होता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, ये पिंक कलर का, पिंक कलर का होता है और ओवल शेप्ड होता है। इसका लोकेशन हम बात करें तो लोकेशन कहाँ होती है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन, आउटसाइड द एब्डोमेन इन स्क्रोटम पाउच। तो ये आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में पाया जाता है, मीन्स आउट ऑफ बॉडी पाया जाता है। जिस कैविटी के अंदर यह टेस्टिस पाया जाता है उस कैविटी या पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम और स्क्रोटल सेक, इसको बोलते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक। स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम, उस स्क्रोटम की जो आउटर लेयर होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और थिन होती है। आउटर एनवेलोप कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा और थिन होगा, लेकिन इसके नीचे beneath the scrotum wall, स्क्रोटम वाल के नीचे एक नॉन स्ट्रेटेड मसल लेयर होती है। नॉन स्ट्रेटेड मसल लेयर जो है वो पाई जाती है। उस नॉन स्ट्रेटेड मसल्स लेयर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डार्टस मसल्स, उसको बोलते हैं डार्टस मसल्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के चारों तरफ ये क्या है, स्क्रोटम वाल है। स्क्रोटम जो आउटर वाल है वो थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन इसके नीचे जो लेयर होती है उस लेयर को बोलते हैं डॉर्टस मसल्स। ये डॉर्टस मसल्स का फीचर्स क्या है, ये नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती है, ठीक है। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती है डॉर्टस मसल्स। अब डॉर्टस मसल्स जो है, इस डॉर्टस मसल्स से ये स्क्रोटम कैविटी जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी की जो मसल्स लेयर है उसके साथ में जुड़ा होता है, और एब्डोमिनल कैविटी से एक मसल्स के द्वारा जुड़ा होगा डॉर्टस मसल्स, उस मसल्स को बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल्स, ठीक है। जो डॉर्टस मसल्स है, ये डॉर्टस मसल्स किससे जुड़ा होगा, ये जुड़ा होगा एब्डोमिन या एब्डोमिनल कैविटी से। एब्डोमिनल कैविटी से एक मसल्स के द्वारा जुड़ा होगा, उस मसल्स को बोलेंगे क्रीमेस्टर मसल्स। क्रीमेस्टर मसल्स के फीचर्स क्या है, क्रीमेस्टर मसल्स जो है वो स्ट्रेटेड मसल्स होती है,
स्ट्रेटेड मसल्स होती है, ठीक है। ये इन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके कॉन्स्ट्रिक्शन पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये इनवॉलंटरी है और ये वॉलंटरी है और ये इनवॉलंटरी मसल्स होती है, ठीक है। लेकिन एब्डोमेन जो कैविटी है वो स्क्रोटल कैविटी से एक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा होता है। एब्डोमेन जो कैविटी है वो स्क्रोटल कैविटी से जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? वो जुड़ा होता है इंगुअल कैनाल। एक इंगुअल कैनाल होती है, उस इंगुअल कैनाल के द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है, ठीक है। जब टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, और टेस्टिस का फॉर्मेशन कब होता है हमें पता है, ये फॉर्मेशन जब फीटस का फॉर्मेशन होता है तो फीटस डेवलपमेंट के दौरान या फीटस फॉर्मेशन के समय ही टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब एट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का 8वां महीना होता है उस समय टेस्टिस जो है वो टेस्टिस ट्रांसफर हो जाता है इस एब्डोमिनल कैविटी से। कहां पर आ जाता है? स्क्रोटम कैविटी में आ जाता है, ठीक है। टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमिन कैविटी में होगा, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का 8th मंथ स्टार्ट होता है तो एट 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टेस्टिस ट्रांसफर फ्रॉम abdomen cavity to scrotal cavity through ingual canal, ठीक है। तो जैसे ही टेस्टिस का फॉर्मेशन कहां होगा? एब्डोमेन कैविटी में होगा। कौन से समय होगा? जब फीमेल के यूटेरस में फीटस का फॉर्मेशन होता है। फीटस के फॉर्मेशन के समय जब प्रेगनेंसी का 8वां महीना स्टार्ट होता है तो उस समय एब्डोमेन कैविटी से टेस्टिस जो है वो कहां ट्रांसफर हो जाता है? इस स्क्रोटम कैविटी में ट्रांसफर होता है। किसके द्वारा? थ्रू इंगुअल कैनाल। जो इंगुअल कैनाल है उस इंगुअल कैनाल के द्वारा ये एब्डोमेन कैविटी से स्क्रोटल कैविटी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब इस स्क्रोटम कैविटी या स्क्रोटम का क्या यूज है? ये बॉडी से आउटसाइड में क्यों होता है? एक बात और बताता हूं कि जब विंटर सीजन होता है तो विंटर सीजन के अंदर टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन कैविटी की तरफ मूव कर जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। तो ऊपर की तरफ जो मूव करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो क्रीमेस्टल मसल्स होती हैं उस क्रीमेस्टल मसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और कॉन्स्ट्रिक्शन से टेस्टिस जो है स्क्रोटल कैविटी से एब्डोमेन कैविटी की तरफ मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये विंटर सीजन के अंदर क्रीमेस्टल मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन से होता है, ठीक है। अब देखिए स्क्रोटम का क्या यूज है, स्क्रोटम क्यों बनता है और इसका आउटसाइड में क्या योगदान होता है। देखिए कि आउटसाइड में क्यों होता है स्क्रोटम। देखिए स्क्रोटम बॉडी से बाहर इसलिए होता है कि स्क्रोटम मेंटेन टू लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जनरली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री से 2.5 डिग्री कम होता है, ह्यूमन बॉडी से कम होता है। और लो टेम्परेचर जो है वो यूजफुल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होता है, इसलिए स्क्रोटम ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ स्थित होता है। तो देखिए ये टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर है। टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर में ये पार्ट्स देखते हैं, इसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया, ठीक है, वासा डिफरेंसिया। और इसको हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया जो टेस्टिकुलर जो लोक्यूल है उससे
जो ट्यूब निकलती है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया एपिडिडाइमस का फॉर्मेशन करती है, जो टेस्टिस के ऊपर केप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उस केप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडाइमस। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल का ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये जो हाईली कोइल्ड ट्यूब होती हैं उनको हम बोलते हैं सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर सेल्स पाई जाती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, आगे बताएंगे, जैसे नर्वस सेल है, ब्लड सेल है, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल सेल है, लीडिंग सेल्स है, ये सब सेल्स इस इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती हैं, ठीक है। ये पूरा एक टेस्टिस की स्ट्रक्चर है। अब हम टेस्टिस का पार्ट देखेंगे। टेस्टिस टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने लेबल किया है, समझ चुके हैं, अब उन सभी को एक एक करके समझेंगे। देखिए, टेस्टिस जो होता है उस टेस्टिस के चारों तरफ एक थिक टेस्टिस कवर्ड बाय थिक लेयर, और उस थिक लेयर को बोलते हैं टेस्टिकुलर कैप्सूल। टेस्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है। जैसे ये टेस्टिस है, इसके चारों तरफ एक मोटा एनवेलोप होता है, इस मोटे एनवेलोप को थिक लेयर को बोलते हैं टेस्टिकुलर कैप्सूल। टेस्टिकुलर जो कैप्सूल है वो दो लेयर से बना होता है। आउटर जो लेयर होती है, आउटर लेयर, उस आउटर लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेजिनेलिस। और जो इनर लेयर होती है, इनर एनवेलोप, उस इनर लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये दो एनवेलोप का फॉर्मेशन करेंगी, ट्यूनिका वेजिनेलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इन दोनों से टेस्टिकुलर कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। ट्यूनिका वेजिनेलिस का फॉर्मेशन किससे होता है? पेरिटोनियम लेयर, पेरिटोनियम लेयर ऑफ एब्डोमेन कैविटी। जो एब्डोमेन कैविटी होती है, उस एब्डोमेन कैविटी के पेरिटोनियम मसल लेयर से ट्यूनिका वेजिनेलिस का फॉर्मेशन होता है। और जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है वो कैसा होता है? वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये एनवेलोप हो गया। अब क्या होता है कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो अंदर की तरफ क्या हो जाती है? सिंक हो जाती है, अंदर की तरफ धस जाती है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया सिंक इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर सिंक हो जाती है, धस जाती है। और ड्यू टू सिंकिंग टेस्टिकुलर या टेस्टिस स्प्लिट इन लोब्यूल्स, यह लोब्यूल्स के अंदर बट जाता है। जैसे ये लोब्यूल बन रहे हैं ना, ये लोब्यूल किससे बने हैं? ये लोब्यूल बने हैं जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो टेस्टिस के अंदर क्या हो जाते हैं? धस जाते हैं। और जैसे ही धसते हैं तो धस करके लोब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और इन लोब्यूल को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इनकी संख्या कितनी बनती है? एक टेस्टिस के अंदर यह 200 टू 400 अप्रोक्सीमेट इनकी नंबर होती है। तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने बनेंगे? ये 200 से 400 के आसपास बनती है। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल की स्ट्रक्चर देखेंगे कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं।
तो देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, हम एक टेस्टिकुलर की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हाईली कोइल्ड, ये कोइल्ड ट्यूब्स पाई जाती हैं। ये कैसी होती है? हाईली, हाईली कोइल्ड, और इस हाईली कोइल्ड ट्यूब्स को बोलते हैं सेमिनी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल स्पेस। देखिए इंटरस्टिशियल स्पेस बता रखा है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर सेल्स पाई जाती हैं, जैसे ये सेल्स हैं, ये सेल्स होती हैं। ठीक है, ये सेल्स हैं, तो इसमें क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जाती हैं। और यहां पर सेल्स जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। कौन सी होती है? जैसे यहां पर ब्लड सेल पाई जाती है, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। दूसरा नर्व सेल्स पाए जाते हैं। तीसरा यहां पर इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती हैं। और चौथा यहां पर लीडिंग सेल, लीडिंग सेल्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स यहाँ पर क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करती हैं? एक सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, और उस सेक्स हार्मोन को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन, इसी को हम बोलते हैं एंड्रोजन, इसी को क्या बोलते हैं? एंड्रोजन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन सिक्रेट करेगा? ये सिक्रेट करेगा लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल्स किसको सिक्रेट करेगा? सेक्स, मेल सेक्स हार्मोन, और उस मेल सेक्स हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसी को हम बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, तो यह टेस्टोस्टेरोन जो है वो किसको प्रमोट करता है? टू प्रमोट स्पर्म फॉर्मेशन, टू प्रमोट स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन को क्या करता है? ये एनहांस करता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन को एनहांस करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ? कैप्सूल, जिसको बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की हमने स्ट्रक्चर समझी है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है उसके अंदर एक हाईली कोइल्ड ट्यूब होती है, जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ जो सराउंडिंग एरिया है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर वेरियस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स और लीडिंग एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। लीडिंग सेल्स का क्या रोल होता है? लीडिंग सेल्स सीक्रेट टू मेल सेक्स हार्मोन known is testosterone. Role of testosterone to promote sperm formation. तो ये हुआ हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल की स्ट्रक्चर। अब हमारे सामने ये आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन सी होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है ये हम देखते हैं। देखिए ये टेस्टिस का टेस्टिकुलर लोब्यूल, और टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब ट्रांसफर सेक्शन हम कट करते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन में हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो मिड में सर्कुलर स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग एरिया है उस एरिया को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में वेरियस टाइप ऑफ सेल्स हैं, जैसे ये लीडिंग सेल है जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा, और इसमें ब्लड सेल्स, नर्व सेल, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होती हैं।
इसके अंदर की तरफ जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो कवर्ड बाय सिंगल लेयर, कवर्ड बाय सिंगल लेयर। उस सिंगल लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। उसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका प्रोपरिया। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो एनवेलोप होता है वो किससे कवर्ड होता है? ट्यूनिका प्रोपरिया से। ट्यूनिका प्रोपरिया के नीचे, जैसे ये आउटर जो एनवेलोप होगा, वो आउटर एनवेलोप किसका बना होगा? ट्यूनिका प्रोपरिया से। ये ट्यूनिका प्रोपरिया है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कैसा होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। इस ट्यूनिका प्रोपरिया के नीचे जर्मिनल जर्मिनल एपिथेलियम सेल लेयर होती है। ठीक है, ये ट्यूनिका प्रोपरिया के नीचे ये कंप्लीट जो लेयर है इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। जर्मिनल एपिथेलियम लेयर जो है वो टू टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। इसमें दो टाइप की सेल्स कौन सी होती हैं? एक होती है सर्टोली सर्टोली सेल, और दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल। स्पर्मेटोगोनियल सेल, इसी को हम बोलते हैं जर्म सेल। ओके, देखिए ये जर्म सेल है। जो ये छोटी साइज की जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियल। ये जो छोटी साइज की सेल्स हैं इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल। और जो लार्ज साइज की सेल है, कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट सेल को बोलते हैं सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनियल जो सेल्स है वो स्पर्मेटोगोनियल से क्या होगा? इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म फॉर्मेशन थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये स्पर्म्स है, सेकेंडरी स्पर्मेटाइड्स, और ये स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से फिर फाइनली क्या बन जाते हैं? ये स्पर्म बन जाते हैं। तो स्पर्मेटोगोनियल से किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। कौन सी प्रोसेस से? थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सर्टोली सेल जो है वो सर्टोली सेल क्या करती है? ये स्पर्मेटो जो गोनियल सेल है उस स्पर्मेटोगोनियल सेल को सपोर्ट और न्यूट्रिशन तथा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ओके, सर्टोली सेल प्रोवाइड सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स को सपोर्ट, न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराएगी? ये सर्टोली सेल, जो कॉर्न लाइक सेल होती है। इस सर्टोली सेल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, हार्मोन। उस हार्मोन को बोलते हैं इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन, ये इनहिबिन जो हार्मोन है एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है। कौन सी नेचर होती है इसकी? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन, जिसका नाम है इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिन जैसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत अधिक होता है, स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्म प्रोडक्शन टू हाई, जब स्पर्म प्रोडक्शन जो है टू हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर इनहिबिन जो है वो इनहिबिन क्या करेगा? यह इनहिबिट टू रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन दोनों हार्मोन को ये क्या कर देता है? रोल ऑफ इनहिबिन, रोल ऑफ इनहिबिन, इनहिबिन हार्मोन। तो देखिए इनहिबिन का क्या काम होता है? इनहिबिन हार्मोन व्हेन स्पर्म प्रोडक्शन टू हाई, जब बहुत ज्यादा हो जाता है उस कंडीशन में इनहिबिट क्या करता है? इनहिबिट टू
release of gonadotropin releasing hormone and follicle stimulating hormone। ये दोनों हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से ये मींस पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती हैं उससे सीक्रेट होते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन को एनहांस करेंगे और स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जैसे ही स्पर्म की काउंट जो स्पर्म नंबर है वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो उस कंडीशन में सर्टोली सेल इनहिबिन हार्मोन को रिलीज करेगी और ये हार्मोन क्या करेगी, इस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करेगी, सप्रेस करेगी। तो इनहिबिन रेगुलेट टू स्पर्म प्रोडक्शन प्रोसेस। स्पर्म प्रोडक्शन प्रोसेस को रेगुलेट कौन सा हार्मोन करेगा, तो वो हार्मोन है इनहिबिन हार्मोन। ये हमारा आज का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में हमने एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ टेस्टिस हमने समझा, सेकेंड टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमने समझा। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल की स्ट्रक्चर समझी और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो सेमनीफेरस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा। तो आज का टॉपिक, आज की क्लास फिनिश।